हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बाय पॉपुलर डिमांड सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। सिलेबस एंड बुक लिस्ट क्या है। लोगों ने ये भी सजेस्ट किया था कि भाई मैं प्लानिंग के बारे में वीडियो बनाऊंगी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल की कैसे प्लानिंग करके कवर किया जा सकता है, बट दैट विल रिक्वायर अ सेपरेट वीडियो क्योंकि ऑप्शनल की प्लानिंग एक प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ है एंड उसके बारे में मेरी कोशिश रहेगी कि इसी हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते तक मैं प्लानिंग की भी वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो में हम सिलेबस, बुक लिस्ट एंड इन मेजर थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप इन लोगों को जानते हैं कि ये कौन कौन है तो 1 2 3 4 इनके नाम नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए, बिकॉज अभी नहीं जानते तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ने लगोगे तो ज़रूर जान जाओगे। एंड मैंने ये भी कहा था कम्युनिटी टैब में कि भाई एक स्पेशल अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूँ, तो बिफोर वी बिगिन स्पेशल अनाउंसमेंट पहले कर लेते हैं ताकि भाई काम की बात बाकी चलती रहेगी। So I'm starting an answer writing initiative for sociology. It will be a 2 month initiative जहाँ पे डेली बेसिस पे 2 आंसर्स लिखने होंगे आपको एंड ट्वाइस अ वीक डाउट डिस्कशन सेशंस होगा विद योर मेंटर्स एंड वंस अ वीक डिस्कशन ऑन फ्रेमवर्क्स। ये बहुत ही एक लिमिटेड सा एक प्रोग्राम मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ विद 30 सीट्स ओनली। क्यों? बिकॉज क्या होता है कि जब आप एक ग्रुप में होते हो, जब आपके आसपास और सोशियोलॉजी पढ़ने वाले लोग होते हैं तो it becomes easier for you to understand, it becomes easier for you to make progress because there are people at your level who can explain things to you better. डेली प्रैक्टिस से ये बस होगा कि भाई आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसे आप यूज़ करना सीखोगे, क्योंकि जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भाई एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन अगर आपको नहीं आ रही है तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो दिस 30 सीट्स का प्रोग्राम इज़ ओनली एम्ड एट allowing you to practice application on a daily basis। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ 2 आंसर आपको डेली बेसिस पे लिखने हैं, तो मे बी 30 to 45 मिनट्स आप आंसर लिख रहे हो एंड इवनिंग्स में आपका 30 मिनट्स करीब डिस्कशन होगा। सो डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा आपको इस चीज़ में लगेगा एंड बाकी जो इसके डिटेल्स हैं कि किस तरीके से होगा, क्या इसकी फ़ीस रहेगी, वो नीचे फॉर्म में गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ उसे जाके भर दीजिए एंड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आई विल गेट इन टच विद यू, राइट। एंड नाउ गेटिंग बैक टू द बेसिक्स, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं एंड ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ते हो या कोई भी आप ऑप्शनल पढ़ते हो तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है कि आपके ऑप्शनल में एक बैचलर्स डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर आपने बीए बीएससी कर रखी है उस सब्जेक्ट में, सो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू हैव इन दैट सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो 3 साल की डिग्री होती है वो आपको यहाँ 4 से 6 महीना या जितना भी टाइम, सोशियोलॉजी में थोड़ा कम लगता है, इतने टाइम में करनी है। सो डेफिनेटली यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद द सब्जेक्ट। सिर्फ एक बार आप पढ़ लो इससे नहीं होगा, क्योंकि सोशियोलॉजी में आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भाई किस तरीके से चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, कौन सा थिंकर किसके अगेंस्ट बोलता है, किस थिंकर को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ रेलेवेंस है, ये सारी चीज़ें आपको विद टाइम आती हैं। सिर्फ एक बार आप सोचो कि मैं ये पढ़ लूँ किताब और मुझे समझ आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा, स्पेशली विद ऑप्शनल्स। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि यू हैव टू रीड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। आप एक बार पढ़ लो उससे नहीं होगा, आपको मल्टीपल टाइम्स चीज़ें पढ़नी होंगी एंड स्पेशली इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट यू विल हैव टू कीप री रीडिंग, कीप लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। क्योंकि ये कभी कभार एक दिक्कत होती है। फॉर इंस्टेंस आई एम एन इंजीनियर, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री करी एंड मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था, तो शुरू में मुझे इस चीज़ में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि भाई इंजीनियरिंग में हमें क्या होता है कि भाई सही आंसर देने के मार्क्स मिल जाते हैं, रास्ता थोड़ा इधर उधर हो जाए बीच में तो मतलब ठीक है, बट मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट ऑल्सो द करेक्ट आइडिया, बट आपको आउटपुट चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए। बट विद सोशियोलॉजी यू मस्ट ऑल्सो हैव द प्रोसेस कि आप उस रिजल्ट तक कैसे पहुँचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि भाई आप किस रिजल्ट पे पहुँचे। तो इस कारण अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है सोशियोलॉजी में या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं ऐसे, तो गाइडेंस कैन हेल्प, बिकॉज वो राइट माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे थोड़ा फीडबैक चाहिए होता है कि नहीं इसको इस तरीके से नहीं, इसे ऐसे सोचो, इसे इस तरीके से करना चाहिए। सो फॉर ऑप्शनल्स एटलीस्ट गाइडेंस कैन हेल्प, बिकॉज अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इधर,
अगर आप इंजीनियर हो और फिर आप कोई सोशियोलॉजी वाला सब्जेक्ट सोशल साइंसेज वाला सब्जेक्ट ले रहे हो, सो इट बिकम डिफिकल्ट। आपका सोशल साइंस बैकग्राउंड है और आप इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट ले रहे हो तो फिर मतलब वो तो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स इंजीनियर्स नहीं लेते हैं। सो स्विचिंग कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर आप टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार नहीं हो, गाइडेंस कैन हेल्प। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी, बिना इसके भी किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली मेहनत ज़्यादा लगेगी, यू विल हैव टू वर्क हार्डर। इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्डर, थिंग्स कैन बी डन। नाउ लेट्स डिस्कस कि किस तरीके से सिलेबस को ब्रेक डाउन किया हुआ है पेपर्स में, एंड क्या क्या चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो पेपर 1 इज़ स्लाइटली सिंपलर इन द सेंस कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी दिया जाएगा। इसके बाद हम पहले पेपर 1 पेपर 2 डिस्कस करेंगे, एंड एंड में हम बुक लिस्ट की बात कर लेंगे एक बारी। सो पेपर 1 में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन में आपको बेसिक बताया जाता है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप क्या पढ़ रहे हो, कि इस डिसिप्लिन में क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, क्या चीज़ों से हमें मतलब है और क्या चीज़ें हम देखना चाहते हैं। दूसरा कि भाई क्या सोशियोलॉजी एक साइंस है। बहुत एक ये फॉर इंस्टेंस सोशियोलॉजी को एक सोशल साइंस बोला जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी को बोला जाता है, जैसे बहुत सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्या मतलब है जब हम यहाँ साइंस बोल रहे हैं, राइट। सो उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि मेथड्स क्या हैं, कि जैसे हर सब्जेक्ट होता है कि भाई मैथ्स के अपने मेथड होते हैं, फिजिक्स के अपने मेथड होते हैं, केमिस्ट्री के अपने मेथड्स होते हैं, सोशियोलॉजी के भी अपने मेथड्स हैं। तो क्या हैं वो मेथड्स, उनके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस में दिया जाता है। ये पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस से अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक करीब 30 to 40 मार्क्स का पेपर बन जाता है इन पेपर 1 आउट ऑफ 250। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों 250 मार्क्स के हैं, जिसमें 30 से 40 ये इंट्रोडक्शन वाले 3 सब सेक्शंस बन जाते हैं। उसके बाद थिंकर्स आते हैं, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में थिंकर्स अगर आपको समझ आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बार थिंकर्स ने क्या सोचा है, किस तरीके से सोचा है, क्यों वो इस दिशा में गए हैं, ये चीज़ समझ आ जाती है, तो आपकी सोशियोलॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई है। अदरवाइज वही होता है कि भाई हमने अच्छा वो थिंकर ने ये बोला था, हमने रट्टा मार लिया, हाँ भाई ठीक है, अपने को एप्लीकेशन नहीं आया। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि लेवल 3 ऑनवर्ड्स, लेवल 3, 4 एंड 5 ये वाली स्किल्स आपको ऑप्शनल में चाहिए होती हैं। लेवल 3 था एप्लीकेशन, लेवल 4 था एनालिसिस, लेवल 5 था इवैल्यूएशन, सॉरी 3, 4 एंड 5। सो ऑप्शनल में आपको लेवल 1 और 2 को सिर्फ इस्तेमाल करना है, वो पेपर में यूज़ नहीं होंगे। आपको लेवल्स 3, 4, 5 के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। इफ़ यू आर लकी यू विल गेट लेवल 3 एंड 4। इफ़ इट इज़ अ टफ पेपर देन यू विल गेट लेवल 4 एंड 5। जनरली आजकल क्या चल रहा है कि लेवल 3 एंड 4 के क्वेश्चंस आते हैं, बट बिकॉज लेवल 3 एंड 4 के क्वेश्चंस आते हैं सो इट बिकम्स इवन मोर कॉम्पिटिटिव बिकॉज एवरीबडी इज एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस। तो थिंकर्स पे आपको खास ध्यान देना है। थिंकर्स में सारे थिंकर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये थिंकर नहीं आएगा, ये होगा, ऐसे होगा, क्या होगा। एंड थिंकर से करीब 80 to 90 मार्क्स का पेपर बन जाता है। सो 30-40 इधर का हो गया, 80-90 इधर का हो गया, तो आधा पेपर इसी पार्ट में निकल जाता है। रेस्ट ये आपके ऑप्शंस ये आपके सेक्शंस हैं जिनमें ये जो थिंकर्स हमने पढ़े हैं अभी, फॉर इंस्टेंस मार्क्स ने पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोला, मार्क्स ने इकोनॉमी के बारे में क्या बोला, मार्क्स ने रिलीजन के बारे में क्या बोला, मार्क्स ने किनशिप, मार्क्स ने स्ट्रेटिफिकेशन, मार्क्स ने चेंज। तो ये सारे थिंकर्स को आप दोबारा इस वाले सेक्शन में आके पढ़ोगे, विच इज़ वाई अंडरस्टैंडिंग थिंकर्स इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर आपको थिंकर्स समझ आ गए तो आपको उनका थॉट समझ आ गया इन सारे सेक्शंस में। अब ये मेजर थिंकर्स तो हम इन सेक्शंस के लिए कवर करेंगे ही, वी विल ऑल्सो कवर अदर थिंकर्स। अदर थिंकर्स का क्या मतलब है यहाँ पे कि भाई ये तो लेट्स से ये दिग्गज लोग हैं कि भाई इन्होंने सब्जेक्ट को बनाया, सब्जेक्ट को डायरेक्शन दी कि हाँ इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे, इस तरीके से चीज़ें होंगी। बट उनके बाद और लोग भी आए जिन्होंने इस पर काम किया, वो इतने बड़े दिग्गज नहीं थे जितने ये हैं, बट they have made important contributions. So those are the other thinkers that you will also have to study in politics, economy, religion, kinship, right? So
ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देख के चलनी पड़ेंगी। तो पेपर 1 में आपका ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है, इसको अगर आपको याद करना है, विच आई वुड सजेस्ट कि आप इसे याद कर लें, क्योंकि जब आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बोला जाता है किसी क्वेश्चन में डालने के लिए, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होता है कि भाई जो भी चीज़ हुई है, जो भी पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, उसका किस तरीके से पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी पे, रिलीजन पे, किनशिप पे, स्ट्रैटिफिकेशन पे एंड चेंज पे। तो बेसिक डेफिनेशंस तो आपको पता ही होनी चाहिए, बट यू शुड ऑल्सो बी एबल टू थिंक इन दीज टर्म्स। तो जैसे ऐसे वाले पेपर में हमने पेस्टल फ्रेमवर्क की बात करी थी, यहाँ पे हम कर सकते हैं पर्क्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, रिलीजन, किनशिप, स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज। तो आई थिंक अगर आपने पर्क चॉकलेट खाई है तो ये याद करना बहुत आसान होता है। सो पर्क्स अगर आपको याद है तो पर्क्स से आप किसी भी ऑप्शन में, मतलब किसी भी क्वेश्चन में सोशोलॉजिकल थिंकिंग डाल सकते हो अपनी। ये क्यों ज़रूरी है उसके लिए हम आते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, सेकेंड सोशल स्ट्रक्चर, एंड द थर्ड पार्ट विच इज़ द प्रॉब्लमैटिक पार्ट विच इज़ सोशल चेंज। तो ये वाला पार्ट आता है जहाँ पे बहुत सारे लोग सोशोलॉजी में कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं दे साउंड वेरी सिमिलर टू जीएस क्वेश्चंस, विच इज़ वेयर जो अभी मैं बात कर रहा था कि भाई पर्क्स आपको याद रखना है। तो पर्क्स अगर आपको याद है तो पर्क्स को आपको यहाँ डालना है कि जब आपसे पूछा जा रहा है कि विजन ऑफ चेंज क्या है, कि सोशल चेंज किस तरीके से हो रहा है इंडिया में, क्या सोचा था फाउंडिंग फादर्स ने कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, सो व्हाट वर द सोशल चेंजेस एनविजन्ड। तो उसमें पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट आया, उसमें इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया, रिलीजन में क्या इम्पैक्ट आया, राइट, इम्पैक्ट आया है इन सब चीज़ों में। फॉर इंस्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एनेबल्ड पॉलिटिकल रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली इट हैज़ एनेबल्ड सोशल वेलफेयर, रिलीजियसली हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए हैं। फॉर इंस्टेंस हिंदू कोड बिल आया है, एंड बहुत सारी जैसे ट्रिपल तलाक जो केस हुआ था रिसेंटली, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिलीजियस चेंज। सिमिलरली किनशिप, कि भाई आपका जो फैमिली के इनहेरिटेंस लॉज हैं, या डॉटर के क्या राइट्स हैं, या सन के क्या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बने लॉज काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। एंड सिमिलरली स्ट्रैटिफिकेशन, फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 17 जो है, तो आर्टिकल 17 क्या है अगर आपको पता है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट में लिख के बाकी सबको भी बताइए। सो आर्टिकल 17 इज़ डायरेक्ट अटैक ऑन स्ट्रैटिफिकेशन। सो किस तरीके से है, कैसे है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइए। लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ पेपर 2 नाउ। तो पेपर 2 में ये सोशल चेंज वाला जो थर्ड पार्ट है, यहाँ पे आपको पर्क्स फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करना होता है, ताकि आप यहाँ पे जीएस का आंसर ना लिख के सोशियोलॉजी का आंसर लिखें। एंड यहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी जीएस साउंडिंग आएंगे कि व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया। मतलब ये बहुत ही एकदम प्रॉपर जीएस 2 या 3 का क्वेश्चन लगता है, बट आपको सोशियोलॉजी का आंसर देना है तो आपको ये फ्रेमवर्क इस्तेमाल करना होगा। पेपर 2 का फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे आप 3 बेसिक पर्सपेक्टिव्स इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ोगे कि भाई इंडोलॉजी, which is the study of Indian society from an Indian perspective. Then there is structural functionalism, which is very similar to what Talcott Parsons, जो कि पहले पेपर में एक थिंकर हैं, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है। एंड तीसरा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्क्स ने जो बातें कही थी अपने टाइम में, दे वर सो इम्पॉर्टेंट एंड सो रेडिकल कि आज तक हम उनकी बात करते हैं। सो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी इज़ अ मेजर ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, एंड आपकी उस पर अगर पकड़ है तो आप इन जनरल थोड़ा अच्छे से सब्जेक्ट के साथ डील कर पाएंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ पेपर 2 इज़ सोशल स्ट्रक्चर, कि जैसे पेपर 1 में हमने देखा था कि पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करी थी हमने, फिर हमने थिंकर्स के बारे में बात करी थी, और फिर हमने सेक्शंस ढूंढ लिए थे कि भाई हाँ ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो आप पेपर 2 का ये सोशल स्ट्रक्चर वाला सेक्शन देखो, सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जो पेपर 1 का सेक्शंस थे। फॉर इंस्टेंस यहाँ भी हम किनशिप की बात कर रहे हैं, यहाँ भी रिलीजन की बात कर रहे हैं, ट्राइब्स एंड सोशल क्लासेस, दिस इज़ स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्ट्रैटिफिकेशन की वहाँ बात हुई थी। कास्ट सिस्टम अगेन स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड है। रूरल एंड एग्रेरियन सोसाइटी, तो ये सारी चीज़ें पेपर 1 वाली ही हैं, जस्ट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव।
राइट। एंड यहाँ पे हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए चलना है। सो पेपर 2 में थिंकर्स थोड़े हैं, कास्ट सिस्टम में यहाँ पे थिंकर्स आपके आते हैं, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि पेपर 2 में जो थिंकर्स का फोकस रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा, यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट पे फोकस ज़्यादा रहेगा। पेपर 1 के जो थिंकर्स हैं, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू यूज़ देम इन पेपर 2, एंड सिमिलरली पेपर 2 के जो थिंकर्स हैं, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू यूज़ देम इन पेपर 1। क्यों? इससे ये लगता है कि आपको सब्जेक्ट समझ आया है, ना कि आपने आर्टिफिशियली इस सब्जेक्ट की तैयारी करी है। क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन है पेपर 1 और पेपर 2 का, ये सिर्फ सिलेबस में है। कायदे से अगर देखा जाए तो ये सारा सोशियोलॉजी ही है। तो अगर आप पेपर 1 के थिंकर्स पेपर 2 में यूज़ करते हो, पेपर 2 के थिंकर्स पेपर 1 में यूज़ करते हो, सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू शो द एग्जामिनर दैट यू हैव अंडरस्टूड एंड यू कैन अप्लाई, राइट। तो ये लेवल 2 एंड लेवल 3 थिंकिंग स्किल्स जो हैं, जो हम पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, तो उसके बारे में आपको हमेशा एग्जामिनर को बताते रहना चाहिए कि हाँ जी, इस लेवल पे हम सोच सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू बुक लिस्ट। तो बुक लिस्ट में 2 मेजर हमारे सेक्शंस होंगे। एक तो अपना नोट्स का सेक्शन होगा और एक होगा अपना रेफरेंस बुक्स का। नोट्स और रेफरेंस बुक्स में क्या डिफरेंस है? सबसे पहली चीज़, नोट्स आर मेड फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, राइट। अब इसमें अब जैसे अगर एसेंशियल सोशियोलॉजी का नितिन सांगवान ये भी ले लें हम, तो दिस इज ऑल्सो मेड फ्रॉम एन एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट इसको स्टिल मैंने रेफरेंस बुक में रखा है। नोट्स क्यों ज़रूरी है यहाँ पे? क्योंकि देखो, when you start studying for sociology there is a lot of things that you need to cover, and अगर आपका इसमें बैकग्राउंड नहीं है तो आपको 20, 30, 50 किताबें पढ़नी पड़ जाएंगी और उन सब का सार निकाल के फिर आपको इवेंचुअली अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, राइट। सो फॉर दैट रीज़न आदित्य मोंगरा के नोट्स जो हैं, ये आदित्य मोंगरा सर जो हैं, इनकी मैंने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी बैक इन 2020 का, जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था। सो ही इज़ अ ग्रेट टीचर फॉर दैट। मोहपात्रा सर के एंड UIAS, ये जो उपेंद्र गौर सर का इंस्टीट्यूट था, ये दोनों के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं। बट इनमें दिक्कत क्या होती है कि UIAS में पेपर 2 ऑलमोस्ट मिसिंग सा रहता है कि पेपर 2 में क्या करना है नहीं करना है। मतलब उपेंद्र गौर सर के नोट्स से अगर आप जाओ तो देयर इज़ नॉट अ लॉट दैट्स कवर्ड, बट आदित्य मोंगरा सर के नोट्स में एंड मोहपात्रा सर के नोट्स में ये काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है। उसके बाद जब आपने एक बार ये नोट्स कर लिए, आई विल ऑल्सो शेयर माई नोट्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आपने एक बार नोट्स पढ़ लिए, आपने एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी बना ली कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक्स पे आना है, ताकि आपको एक दिमाग में ढांचा बन जाए कि भाई हाँ, किस चीज़ के बारे में बात थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कैसे था। एंड फॉर दैट आई वुड हाईली रिकमेंड आदित्य मोंगरा सर्स नोट्स। दे आर अवेलेबल ऑन हिज वेबसाइट, दैट विल ऑल्सो बी शेयर्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। सो इग्नू के जो नोट्स हैं वो MA आप BA के भी कर सकते हो। अगर आप ये आके पूछोगे मेरे से कि सर BA के करने हैं, MA के करने हैं, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड रेफरेंस का मतलब ये होता है कि भाई आपको जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो जहाँ मिल रही है आप उसे उठा रहे हो। अगर वो BA में अवेलेबल है तो BA में उठाओ, MA में अवेलेबल है तो MA में उठाओ। बट जनरली अगर आप ये नोट्स कर लेते हो तो उसके बाद आपको MA वाले मटीरियल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इग्नू का जो MA का मटेरियल है उसको आप यूज़ कर सकते हो टू फिल इन द गैप्स, कि आपने ये नोट्स पढ़ लिए हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं बनी, कुछ दिक्कत आई, उसके बाद आपने MA का मटेरियल उठाया एंड उसको धीरे धीरे आपने पढ़ना शुरू किया टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमेशा रिमेंबर, आई थिंक नोट्स में ये रेफरेंस की वजह मुझे नोट्स में ही डालना चाहिए था ऊपर कि बट सिंस द बुक सो एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान इज़ ऑल्सो अ ग्रेट बुक। ये आपको एक बेसिक कहानी सुना देगी कि भाई सोशियोलॉजी में क्या हो रहा है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बट स्टिल बाय इटसेल्फ इट इज़ नॉट इनफ। आपको MA का मटेरियल एंड हैरलैम्बोस एंड हॉलबोर्न थोड़े सेलेक्टिवली पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपकी नॉलेज बिल्ड हो। नॉलेज
सिर्फ एक बारी पढ़ने से नहीं आ जाएगी, आपको मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. यू विल हैव टू स्पेंड टाइम विद द सब्जेक्ट, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट. क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर, आपको एक बैचलर्स डिग्री लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड दैट विल नॉट हैपन अगर आप समझ रहे हो कि बस आपने लेट्स से एसेंशियल सोशियोलॉजी में नितिन सांगवान पढ़ लिया, हरलैम्बोस एंड हॉलबोर्न पढ़ लिया और उससे हो जाएगा. देर आर अदर बुक्स टू, फॉर इंस्टेंस रिट्जर फॉर थिंकर्स बोली जाती है. बट अगर आप आदित्य मोंगरा सर के नोट्स या ये नोट्स पढ़ रहे हो तो रिट्जर पढ़ने की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है. इफ़ नीडेड तो ये भी किताब आप देख सकते हो फॉर थिंकर्स ओनली. बट प्रेफरेंस फर्स्ट आपको देनी है आदित्य मोंगरा सर के नोट्स पे, या उपेंद्र गौर सर के नोट्स पे, या मोहपात्रा सर के नोट्स पे. एनी वन, तीनों नहीं करने हैं. मतलब ये हमेशा मैं बोलता हूँ, आई हैव जस्ट गिवन यू मल्टीपल ऑप्शंस. क्यों? क्योंकि मैंने ये तीनों एक पॉइंट पे यूज़ किए हैं. उपेंद्र गौर सर से आई यूज्ड हिज नोट्स इन माई 2016 एंड 17 अटेम्प्ट्स, एंड मोहपात्रा सर के नोट्स को मैंने ऐड ऑन किया था अपने 18 वाले अटेम्प्ट में, एंड आदित्य मोंगरा सर के नोट्स को मैंने यहाँ पे 17 वाले एंड 20 वाले अटेम्प्ट में दोनों टाइम यूज़ किया था. तो दिस इज़ वाई आई हैव टेकन द नेम्स ऑफ ऑल थ्री. बट मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप तीनों एक साथ पढ़ो. स्टार्ट विद दिस इफ़ यू हैव टू. उसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गैप रह रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप इधर एंड इधर जा सकते हो. बट ओनली इफ़ यू फील कि समझ नहीं आ रहा है, एंड ओनली इफ़ यू फील समझ नहीं आ रहा है आफ्टर 2 to 3 रीडिंग्स. पहली रीडिंग में किसी को कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, मुझे भी नहीं समझ आया था. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू विल नीड टू स्पेंड टाइम. ऑप्शनल में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते. ऑप्शनल में क्योंकि आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखानी है, एंड अगर आप अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं दिखा पाए तो खुद ही आपको दिक्कत हो जाएगी पेपर में मार्क्स लाने में. यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन 240 प्लस इफ़ यू डू नॉट हैव डेप्थ. एंड 240 अगर आपके आ रहे हैं ऑप्शनल में तो आपको लिस्ट में आने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देन यू विल हैव टू स्कोर 420 430 प्लस इन जीएस. एंड मतलब सारे कहीं आपको टॉप मार्क्स लेने पड़ेंगे जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर सोशियोलॉजी. बट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई है, so it will be helpful for you to get 260 280 plus even 300 plus अगर आपने बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर ली है. सोशियोलॉजी इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स प्रोवाइडेड आपने उतनी मेहनत करी है. सो स्टार्ट विद दिस. ये सारी बुक्स एंड रिसोर्सेज की लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. आप नीचे जाके उसे देख सकते हैं, एंड वहाँ से यू कैन रेफर टू ऑल ऑफ देम. मेरे नोट्स भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे शेयर कर दूंगा. एंड माई ओनली रिक्वेस्ट फॉर यू ओवर हियर वुड बी कि टेक योर टाइम, डोंट रश. कि आर्टिफिशियल डेडलाइन मत रखो अपनी कि नहीं मुझे 3 महीने में ये करना ही करना है, ये इतने टाइम में होना ही होना चाहिए. अगर आपको समझ नहीं आया और आप आगे बढ़ते गए उसका कोई फ़ायदा नहीं है. फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट कंप्लीटिंग. तो 2 से 3 बार आई वुड रिकमेंड कि ये नोट्स पढ़ें आप. एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गैप्स रह गए हैं, सो यू कैन फिल इन दोज गैप्स विद एमए मटेरियल, हरलैम्बोस एंड हॉलबॉर्न, जो कि बिग ब्लू बुक है. बिग ब्लू बुक हमेशा इतनी बड़ी है कि भाई उसको पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है. बिग ब्लू बुक ओनली टू बी रेड सेलेक्टिवली. क्या सेलेक्टिवली चैप्टर्स पढ़ने हैं वो अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर होगा. एंड एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान इज़ ऑल्सो अ गुड बुक टू स्टार्ट. तो या तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं या आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. यू कैन चूज़ आइदर, बट स्टिक विद वन. दिक्कत यही हो जाती है कि बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, सारी नहीं करनी है. स्टार्ट विद वन थिंग. लेट्स से आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि यहाँ से आप शुरू करें. यहाँ से शुरू करो, ये सारे नोट्स कवर टू कवर पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, आपको ऑलरेडी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. एंड वंस दैट इज़ डन यू कैन देन मूव ऑन टू फिल इन विद रेफरेंस बुक्स, राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड एक बार फिर से मैं अनाउंसमेंट रिपीट कर देता हूँ कि आई विल बी स्टार्टिंग एन आंसर राइटिंग इनिशिएटिव फॉर सोशियोलॉजी विच विल हैव ओनली 30 सीट्स. आपको डेली 2 आंसर लिखने होंगे 6 days a week. एंड टेस्ट्स जो आंसर आप लिखोगे दे विल बी evaluated within 48 hours.
एंड डेली बेसिस पे ट्वाइस वीकली आपका डाउट डिस्कशन होगा एंड वीकली डिस्कशन ऑन फ्रेमवर्क्स हम इस ग्रुप में करेंगे. तो डिटेल्स ऑफ दिस विल बी ऑल्सो इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. So thank you all for watching and have a great day.